है एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडम ग्रांट के बुक्स ओरिजिनल। तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्फिनिस्ट हाउ मूव द वर्ल्ड। ये किताब ऐसे लोगों के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताती है जिन्होंने वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इसके रूल्स को फॉलो करने के बजाय अपने खुद के थॉट्स और एक्शन की फ्रीडम के लिए रिस्क लेना ज़्यादा पसंद किया। इतिहास गवाह है कि कैसे हमारे करेजियस और कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल से सबसे अलग कुछ ऐसा करने की हिम्मत की जो कोई सोच ही नहीं सकता था। उन्हें बदले में कंप्लीट रिजेक्शन मिले और कई बार तो उन्हें मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट देकर के भी तोड़ने की भी कोशिश की गई। अब गैलीलियो जैसे कुछ पायनियर्स को ही देख लीजिए, उनके इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से मौत की सज़ा का डर भी उन्हें दिखाया गया और कुछ का तो खूब मजाक भी उड़ाया गया, जैसे आइंस्टाइन जिनको पहले कोई समझ ही नहीं पाया था, बट फाइनली कुछ लोगों को अपनी फ्री थिंकिंग के लिए अनइमेजिनरी टॉर्चर तक सहना पड़ा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने लाइफ के लिए कई साल जेल पे गुजारे क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। तो इस किताब पर एडम ग्रांट ने कुछ ऐसे प्रोज्यूम्शन डेवलप किए हैं कि जो बताएंगे कि लोगों की थिंकिंग कैसी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात को एडम ग्रांट सिखाते हैं कि हम भी कैसे खुद की सोच को इंडिपेंडेंट और नॉन कॉन्फर्मिस्ट रख सकते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ टिप्स जानना चाहते हैं? तो कैसे हम अपनी सोच सबसे अलग रखें, कुछ ऐसा सोच जो पहले कोई ना सोच पाए। अगर आपका जवाब है हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू आपको ऐसे नॉन स्टेप एग्जाम्पल के साथ में हम आपको बता सकते हैं ताकि आप भी इजीली उन कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में उतार पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े आइडियाज़ को एवरीडे लाइफ में लाना ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए हम इसको थोड़ा आसान करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म एडम ग्रांट यूज करते हैं वो है वर्ल्ड ओरिजिनल्स। जी हाँ, ओरिजिनल सिर्फ वही नहीं होता जिनमें कोई टैलेंट होता है, पैशन है, कोई मोटिवेशन हो, बल्कि हर कोई ओरिजिनल बन सकता है। एक बेहद मामूली से इंसान जो हमको दिखाई देता है वो भी ओरिजिनल बन सकता है। मगर किसी भी इंसान को ओरिजिनल बनने के लिए ना सबसे पहले तो ज़रूरी होगा कि वो अपना वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करे। और ये करने का सिंपल तरीका है कि खुद से सवाल पूछे, मैं इस तरीके क्यों सोचता हूँ? क्या हर कोई मेरी तरीके से सोचता होगा या फिर मैं ही अकेला इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ? तो ये जो सिंपल सा सवाल है ना, ये आपकी काफ़ी मदद कर देगा जब भी हमें सोशल टर्म्स पर थॉट्स, आइडियाज़ और इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडियाज़ के बीच में डिफरेंस को समझना होता है। तो एक एग्जांपल की मदद से हम इसे समझते हैं। अलेक्जेंडर को अपने होम टाउन क्लब से बड़ा प्यार था, तो उन्होंने वहाँ पर फुटबॉल खेलना सीखा था और वो रेगुलर मैचेस को डेली अटेंड करते थे। तो उन्होंने अपने रूम को भी अपने फेवरेट क्लब के कलर से डेकोरेट किया था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनके दोस्त ट्रैवल की वजह से गेम से दूर होते गए। वैसे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, मगर एक बार अलेक्जेंडर की होम क्लब के स्पोर्ट्स के साथ में एक फ़ाइट हो गई और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये फ़ाइट किस हद तक में डेंजरस हो सकती थी, क्योंकि अलेक्जेंडर और बाकी होम टाउन क्लब के फैंस बहुत कम थे और ऊपर से उनके दुश्मन उन पर भारी पड़ सकते थे। बोटल्स, बैट्स और क्या नहीं था उनके पास फाइट करने के लिए। तो अलेक्जेंडर ने देखा कि कैसे बातों बातों में इतनी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी जब उनके फ्रेंड्स गाली गलौज पर उतर आए थे। उसके बाद उनके ऊपर बोतलें फेंकी जाने लगी थी, जिसे बचने के लिए अलेक्जेंडर को भागने तक का टाइम नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, मगर उनके कुछ फ्रेंड्स इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। बाद में जब वो लोग घर लौटे तो अलेक्जेंडर ने इस पूरे इंसिडेंट पर गौर किया। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये बेमतलब की फाइट थी जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, जिसे अवॉइड किया जा सकता था बहुत आराम से अगर वो अपने होम टाउन क्लब को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते तो इस फाइट को रोका जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दोस्त इस पीसफुल स्टेट के अगेंस्ट थे। वो इस फाइट का ना रिवेंज लेना चाहते थे, मतलब कि बदला मिल जाए कैसे भी। उनमें से कोई ये तक नहीं सोचना चाहता था कि आखिर इस हेट के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या थी।
पहले तो अलेक्जेंडर को बड़ा ही मुश्किल लगा कि पहले ये प्रेशर को कैसे झेलेंगे। वो अपने दोस्तों से एग्री नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनके कुछ दोस्तों ने उनके लिए कुछ इंसल्टिंग लिटिल क्राई बेबी या बोटल फोबिया जैसे निक नेम तक सोच लिए थे। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि अलेक्जेंडर ये सब होता देख करके बहुत सरप्राइज थे। उन्हें दुख हो रहा था कि लोग उनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात जो थी वो उनके दोस्त का बिहेवियर था। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी नहीं। जैसे कि वो खुद से कहा करते थे, उन्हें पता था कि उनकी बात में सिंपल लॉजिक है। उनका लॉजिक यही था कि हमारा क्लब में जो हमारे होम टाउन को, अपने छोटे से टाउन के लिए हमारे लव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो क्या हमें अच्छी बातों को सपोर्ट करने के लिए बुरी चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी यही चीज़ कन्विंस करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वे इस बात को लॉजिकली देख ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब अलेक्जेंडर ने भी उनके अवे गेम्स अटेंड करना छोड़ दिया था, और होम गेम्स में भी वो अपने दोस्तों से अलग ही बैठते थे। और कुछ महीने के बाद में चीज़ें बदलने लगी। उनके और भी दोस्त घायल होने लगे थे, और कुछ तो काफ़ी सीरियस भी थे। उन्हें भी अपने थिंकिंग पर डाउट होने लगा था। एक के बाद एक उन सब ने अलेक्जेंडर के पास आकर के अपनी गलती मानी और उनसे बुरा बिहेव करने के लिए सॉरी बोला। अलेक्जेंडर ने भी उन्हें स्माइल देकर के माफ़ कर दिया, और एक बार सब फिर से फ्रेंड्स थे। तो इसी के साथ ये थी स्टोरी अलेक्जेंडर की। आगे हम जानते हैं जनरेटिंग एंड सेलेक्टिंग आइडियाज़ के बारे में। जी हाँ, ये तो स्टेप्स है एक इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है आइडियाज़ को डेवलप और स्प्रेड करने से पहले केयरफुल्ली सिलेक्ट करके उसके डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 सेपरेट प्रोसेस है, जनरेटिंग आइडियाज़ और सेलेक्टिंग आइडियाज़। जनरेशन फेम्स में हम ज़्यादातर क्वालिटीज़ के बदले क्वांटिटीज़ प्रेफर करते हैं, और दूसरे वर्ड्स में हम इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि आइडियाज़ कितने हैं, बल्कि हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं। सेलेक्टिव सेकंड फेज है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को लेकर के थोड़े पिकी यानी कि चूजी होते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइडियाज़ को कम करते हैं जो हमने फर्स्ट फेज में जनरेट किया था। तो इस सेकेंड फेज में हम थोड़े ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। आगे जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं उससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। मार्क एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, पढ़ाई में ना तो एकदम एक्सीलेंट ना ही उतने बुरे, एकदम एवरेज। हाँ, लेकिन उनके पास एक बैंक में सिग्निफिकेंट अमाउंट था जो कि उन्होंने कुछ सालों में जमा कर रखा था। साथ ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास कुछ बढ़िया आइडियाज़ भी थे, मगर उन्होंने अभी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। उन्हें पता था कि वे फूड से रिलेटेड कामों में अपना लगा सकते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट, जैसे कि टेक अवे या फिर टेक अवे। लेकिन शुरू में ना उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे और सब कुछ बढ़िया जा रहा था। मगर जब कॉलेज का लास्ट ईयर ख़त्म होने वाला था तो कुछ स्ट्रेंज फील लगने लगे। वो कुछ करना चाहते थे, कुछ रिस्की। बायोलॉजी में स्टडी करने के बाद एक स्लो और स्टेबल जॉब पे उन्हें कोई थ्रिल नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें ना कुछ अलग करने की चाहत थी, इसलिए वो बैठ करके इस बारे में डीपली सोचने लगे। उनके माइंड में पॉसिबल बिजनेस के कई सारे आइडियाज़ आए। फिर उन्होंने वो सारे के सारे आइडियाज़ एक पेपर पे लिखे, और उनकी जो लिस्ट बनी वो इस तरह से: नंबर 1 रेस्टोरेंट, नंबर 2 टेक अवे, नंबर 3 फास्ट फूड, नंबर 4 एशियन फूड, नंबर 5 इटालियन फूड, और नंबर 6 रशियन फूड। तो इसके लिए ना उसके बाद उन्होंने आराम से बैठ करके हर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल्स से सोचा। सारे ऑल्टरनेटिव ले डाउन करने के बाद उन्हें रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा, और रशियन फूड ना उन्हें ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था, ना ही उन्हें इसके बारे में उनको कुछ पता था। तो ये मेरे माइंड में आया भी कैसे? मार्क को हैरानी हुई। हाँ, इटालियन फूड ज़रूर इंटरेस्टिंग था, मगर उसे याद आया कि उसके छोटे से टाउन में रिसेंटली ही कुछ इटालियन रेस्टोरेंट खुले हैं। तो उन्हें पता था कि वो भी अगर इटालियन रेस्टोरेंट खोलेंगे तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। और दूसरी तरफ उन्हें एशियन फूड बिल्कुल बॉम्ब की तरह लग रहा था। एक्चुअली में उनके टाउन पे कोई एशियन फूड रेस्टोरेंट था भी नहीं, और फर्स्ट टाइम कोई अगर खोलेगा तो उनके लिए ये एडवांटेज होगा। ऊपर से उन्हें एशियन फूड पसंद भी था, और थोड़ी बहुत ना उनकी नॉलेज भी थी। तो जब भी वो कभी एशियन फूड खाते तो अपने स्टाफ वाले से उसकी बातें करते थे। यहाँ तक भी उन्होंने इंग्रेडिएंट भी शेयर करने लगे। उनके कुछ एशियन फ्रेंड्स भी थे, और वो उन्हें लगा कि वो अपने दोस्तों से इस बारे में थोड़ी सी एडवाइस तो ले ही सकते हैं।
और उनके दोस्त कुछ लोगों को जानते थे जो कि एशियन रेस्टोरेंट में काम कर चुके थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्हें एक शेफ भी मिल गया था जो इस टाइम इस जॉब ढूंढ रहा था। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर ने पहले स्टेप पे सिर्फ एक आइडियाज जनरेट किए। उस टाइम उन्होंने उस आइडिया के बारे में कुछ नहीं सोचा, और फिर एक बार उन्होंने सारे आइडियाज जनरेट कर लिए। सिर्फ तभी उन्होंने हर आइडियाज़ के गुड और बैड एस्पेक्ट को एनालाइज किया, दोनों सिचुएशन को एनालाइज किया और कंक्लूजन पे पहुंचे कि एशियन फूड रेस्टोरेंट खोलना ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वॉइसिंग एंड चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़, ये अगला स्टेप है अपने आइडियाज़ को डेवलप करने का और उससे बेनिफिट लेने का। वॉइसिंग और चैम्पियनिंग न्यू आइडियाज़ का मतलब है कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे उन पर डिबेट करेंगे, कैसे उन्हें क्रिटिक से डिफेंड करेंगे। और ये ऑब्वियस है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत है। एडम ग्रेंट के आर्ग्यू करते हैं कि कहीं दूसरों को अपने आइडियाज़ के बारे में कन्विंस करना हो तो अपने आइडिया को इतना थैरली एनालाइज करो, कि इतना कंठस्थ, इतना क्लियर एनालाइज करो कि आपको उसके गुड और बैड दोनों साइड अच्छे से पता हो। इससे ये होगा कि कोई डिबेट करेगा भी तो आप बैड साइड भी मेंशन कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए अच्छी तरीके से तैयार है, मगर सेम टाइम में आपके पास में उसे निपटने के लिए कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए। यह असल में एक प्रिजम्पशन टेक्नोलॉजी है जो कि पहले ही सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च की जा चुकी है। तो चलिए इस प्रैक्टिस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक बार फिर से मार्क की बात करेंगे जो कि अपने छोटे से होम टाउन में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका ये आइडिया हर किसी को पसंद नहीं आया, खास करके उनकी माँ को ये आइडिया बिल्कुल भी स्टूपिड लग रहा था। अब प्रॉब्लम तो ये थी कि मार्क को अपनी माँ को ही कन्विंस करना था, क्योंकि उसे कुछ फंड की ज़रूरत थी और रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में कुछ एडवाइस की भी, क्योंकि उसकी माँ रेस्टोरेंट में पहले काम कर चुकी थी और वो जानता था कि यूँ तो उसकी माँ एक रैशनल पर्सन है, मगर जब उसने अपनी माँ को बड़े जोश में आकर के अपने आइडिया के बारे में बताया तो काफ़ी जिद्दी बिहेव करने लगे। उन्हें ये आइडिया ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते थे। अब मार्क ने इस प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में अप्रोच करने की सोची। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अपने बिजनेस आइडियाज़ के सिर्फ गुड साइड को मेंशन करने का पॉइंट नहीं होगा। इस बात का इनकरेज होकर के और बैठ करके अपने एंडेवर के बारे में क्रिटिकली सोचने लगा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। और उसे हैरानी हुई कि वाकई में इसमें इतने सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो कि एकदम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए उसका वो छोटा सा टाउन काफ़ी कंजर्वेटिव था। ऐसा नहीं था कि लोगों को एशियन फूड नापसंद था, लेकिन लोग इसे इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं करते थे और ना ही इसे हाई रिगार्ड देते थे। वो सरप्राइज था कि इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट वो कैसे भूल सकता है। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका बिजनेस कुछ सालों तक तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला, और ये भी हैरानी की बात थी क्योंकि अब तक तो यही मान रहा था कि बिजनेस शुरू करते ही वो खूब कमाना स्टार्ट कर देगा। अब जब वो रियलिटी समझ चुका था तो एक बार फिर उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन इस बार ना उसने अपनी माँ से बिजनेस के बैड साइड को भी गिनाना स्टार्ट किया। देखो माँ, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि एशियन फूड के बिजनेस में भी काफ़ी रिस्क है। मुझे तो ये सोच करके भी अजीब लग रहा है कि हमारा रेड निक लेबर इसे ट्राई करने के लिए हमारे रेस्टोरेंट पे ज़रूर आएगा, लेकिन इसका भी मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। हम ना सिर्फ बर्गर और काफ़ी कॉमन चीज़ें बनाएंगे, बल्कि ये एडवर्टीजमेंट भी देंगे कि हमारे यहाँ का खाना बड़ा स्पाइसी है। मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे खाने को एशियन फूड से लिंक करती है और लोग यही सोच करके आएंगे। मैं सिर्फ इतना ही नहीं सोच रहा, प्रॉफिट की बात भी मेरे दिमाग में है कि मुझे पता है कि शुरुआत में हमारा ये बिजनेस इतना प्रॉफिट तो नहीं देगा, कम से कम 2 साल तक तो नहीं। इसीलिए ना आपको आपका पैसा कुछ देर से वापस मिलेगा, और क्योंकि मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए हमें लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधी सी बात यह है, प्रॉफिट कमाते ही मैं आपका पैसा वापस करने की सोचूंगा, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हाफ कैपेसिटी पर रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग करके मैं कुछ ही मंथ में आपको पैसा लौटा दूंगा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी माँ को सारी बात समझ आ चुकी थी और बिना किसी फर्दर आर्ग्यूमेंट के मार्क को अपनी माँ से पैसे उधार मिल गए। चलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। और आगे मैनेजिंग इमोशन की बात करें तो हमारा आइडिया चल भी गया और हमने अपना एडवेंचर स्टार्ट भी कर दिया, तो भी अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि उल्टा एक दूसरी प्रॉब्लम यानी कि इमोशनल बैटल स्टार्ट
स्टार्ट होनी बाकी है। सक्सेस पाने से पहले हमको कितने ही हर्डल्स पार करने होंगे, कुछ छोटे मोटे कुछ बड़े बड़े। और एक चीज़ तो श्योर है, हर्डल्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और आपको फीस भी करनी पड़ेगी। ये हर्डल्स होंगे जैसे कि प्रॉफिट ना होना, स्टाफ का काम छोड़ करके चले जाना, दोस्तों का सपोर्ट ना मिलना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। और अगर आप इन सब से ओवरकम होना नहीं सीखेंगे तो ये आपके सर का दर्द बन जाएंगे और आप खुद पर ही डाउट करने लगेंगे कि आपका डिसीजन सही है या नहीं। क्योंकि तब आपको यही बात समझाएगी कि कैसे बायस्ड इमोशन रिस्पॉन्स की पहचान करके उसे कंट्रोल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्टिंग आउट के चांसेस कैसे कम करें। लेकिन इमोशन मैनेज करने का मतलब सिर्फ नेगेटिव इमोशन ही कंट्रोल करना नहीं है, इसमें एंगर कंट्रोल और दूसरों से इंस्पिरेशन लेना भी इन्वॉल्व है। हम सबको स्टीव जॉब्स की वो स्टोरी मालूम तो है, अगर ये आपको थोड़ी अच्छे से पता है तो आपको ये चीज़ पक्के से पता होगी। खास करके इनिशियल फेज में सब कुछ एकदम सही नहीं जाता है, इसीलिए स्टीव जॉब्स को भी जाने अनजाने कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज यूज करने पड़े जिससे कि वो अपनी इमोशन को मैनेज कर पाए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाए। ये कम लोगों को पता होगा कि 1986 में जॉन स्कूली ने, जो उस वक्त एप्पल कंपनी के टॉप में थे, स्टीव जॉब्स को नौकरी से निकाल दिया था। और स्टीव जॉब्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें निकाला गया था, तो उन्होंने ये कहा कि जॉब से निकाला जाना मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग की तरह है। अब मैं हर तरह की बाउंड्री से फ्री हूँ और होम कंप्यूटर के बारे में अपने विजन को आज़ादी से नेचर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का जिसे स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। बजाय इसके कि जॉब छोड़ने के गम में अपनी किस्मत पर रोने के बजाय उन्होंने इसके गुड साइड पर फोकस किया। ठीक है, चलो उसे देखते हैं जो अब आगे कर सकते हैं, वो नहीं कि जो हो चुका है। शायद यही बात स्टीव जॉब्स और स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिज्म को ऑफ एम्प्लॉय को करने वाले लोग अब ऐसे सिचुएशन को सोचते हैं जो कि बाकी कॉमन लोग की नज़र में एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है। स्टीव जॉब्स इस बात के लिए भी फेमस थे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में एक एंथुसियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक स्पार्क करने में एबल थे। हमने इस बात पे मेंशन किया था कि इमोशन मैनेज करने में एक स्पॉट थे, क्योंकि वो बड़े अच्छे स्टोरी टेलर थे। उनके पास स्टोरी का खजाना था जिन्हें वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेटाफोर्स की तरह यूज़ करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब्राहम लिंकन की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है। बेशक वो बाद में प्रेसिडेंट बने, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। एक्चुअली अब्राहम लिंकन बड़े बदकिस्मत इंसान थे जिनके सामने से कई ओकेजन आए जब वो मौत को गले लगा करके लाइफ को अलविदा कह सकते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें आई। उनकी मदर की जब डेथ हुई तो वो सिर्फ 9 साल के थे। उनकी स्टेप मदर सराहा, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे, लिंकन के फादर से शादी होने के जल्द बाद ही उसकी भी डेथ हो गई। उनके 4 बेटे थे जिसमें से सिर्फ एक ही बच पाया। तो लिंकन कभी भी इस लॉस से ओवरकम नहीं कर पाए थे और ना ही उनकी वाइफ मैरी। और लिंकन हालांकि इन दुखों से पूरी तरीके टूट गए थे, फिर भी लाइफ में आगे बढ़े और ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। अब्राहम लिंकन की स्टोरी उन बहुत सी स्टोरीज में से एक है जिन्हें आप लोगों को सुना करके मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको किसी कॉन्टेस्ट को कंसीडर करके ऐसी स्टोरी ढूंढ लानी होगी जो इस सिचुएशन पर फिट बैठे। अब स्टीव जॉब्स की स्टोरी पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टीव जॉब्स लोगों को अपनी स्टोरी टेलिंग से मोटिवेट करते थे, लेकिन एक और कार्ड उनके पास था जो था बोलने से भी ज़्यादा सुनना। एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जहाँ उन्हें पता था कि वहाँ हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, उन्होंने इंटेंशनली माइक्रोफोन को पब्लिक की तरह कर दिया और सिंपली कहा, मैं वही बात करूंगा जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि सारे क्राउड ये सुनकर के सरप्राइज थे। जी हाँ, तो यही थी स्टीव जॉब्स की इंटरेस्टिंग कहानी। आगे जानते हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कॉलेज, यानी कि गठबंधन करना। ये लास्ट स्टेप है जो एडम ग्रांट ने मेंशन किया है, जो कि फेयरली सिंपल भी है। कोई भी सक्सेस गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ गुड और स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखा जाए। ऐसा मुश्किल ही होता है कि किसी को बिना दूसरों के हेल्प मिले कोई सक्सेस अचीव हो। हमने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स अपने कलीग्स के ओपिनियन को वैल्यू देते थे और उनकी सक्सेस के पीछे ये भी एक मेन रीज़न था। अपने एनिमीज और अपने फ्रेनिमी को पहचानना इस स्टेज पे क्रुशियल हो सकता है। फ्रेनिमीज जो होते हैं जो शुरू में आपको प्रेज करते, तारीफ करते और फिर आपकी एबिलिटी के पे डाउट करते हैं, और असल में वो लोग ओपन एनिमीज से भी ना बहुत बुरे होते हैं। एडम ग्रांट ये भी बताते हैं कि हमें दरअसल अपने एनिमीज से भी बिजनेस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके फ़ायदे भी निकलते हैं। और एडम ग्रांट के हिसाब से जो लोग कभी हमारे एनिमीज रहे हो वो एक बार दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी भर तक दोस्ती निभाते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि हमारे साथ में
हमने इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को समरी बना करके देख लिया है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम छोटे डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं होता है जो किताब में मेंशन है, मगर मैंने पूरा कोशिश किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समरीज में डालने की और उसे रियल लाइफ स्टोरी से एक्सप्लेन करने की। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। नंबर 1, कोई भी ओरिजिनल और नॉन कन्फर्मिस्ट बन सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदाइशी होती है। अपनी ज़िंदगी ना हम नॉन कन्फर्मिस्ट बन के या सिंपली ऐसा इंसान जो कि भीड़ का हिस्सा हो। हालांकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हर बार भीड़ का हिस्सा बनना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बिना सोचे समझे मेजॉरिटी का ओपिनियन कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आइडिया जनरेट और सेलेक्ट करना। ये दो फर्स्ट स्टेप है जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडियाज़ को डेवलप करने से पहले ये 2 स्टेप्स हमको अपनी चॉइस नैरो डाउन करने में भी हेल्प मिलेगी ताकि हम बेस्ट आइडियाज़ निकाल सकें। नंबर 3, न्यू आइडियाज़ के वॉइसिंग और चैम्पियनशिप। जैसा हमने पढ़ा कि अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट करने का ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को बिना सक्सेस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज नहीं तो कल हमको दूसरों से अपना आइडियाज़ शेयर करना ही पड़ेगा और आप कैसे इसे बेस्ट तरीके से करें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। नंबर 4, मैनेजिंग इमोशन। सक्सेस का रास्ता इजी नहीं है। हम चाहे या ना चाहे हमको ऑब्स्टिकल तो फेस करना ही पड़ेगा और ये भी पक्का है कि न जाने कितनी ही बार हमको हर्ट होना भी पड़ेगा। अपने पास्ट पर रोने से अच्छा है कि कुछ टेक्निक्स को सीख लिया जाए जिससे कि हम इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकें। और आखिरी में है नंबर 5, कॉलिंग्स यानी कि गठबंधन क्रिएट करना और मेंटेन करना। जी हाँ, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि जब हम न्यू आइडियाज़ की वॉइसिंग और चैम्पियनशिप की बात हुई थी, उस सेक्शन में हम सीखे कि क्यों हमें अपने एनिमीज़ के साथ भी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए ताकि हमारे उनसे डिबेट हो और नए आइडियाज़ मिल सके, मगर हाँ, फ्रेनिमीज से बचकर रहे। तो चलिए इसी के साथ ये समरी यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन पे अपना सजेशन दे सकते हैं जो भी आपको लगे कि हाँ, इससे मैं और बेटर कर सकती हूँ। थैंक यू।